नमस्कार, मैं पवन शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं खबरें अब तक में। आज की हमारी खास पेशकश में 3 बड़े मुद्दे हैं जिन पर देश की नज़र टिकी हुई है। उन मुद्दों पर हम विस्तार से चर्चा करेंगे, तो आइए पहले उन पर नज़र डाल लेते हैं। पहला, बिहार की राजनीति में चिराग पासवान की नई चाल और एनडीए के भीतर की हलचल। दूसरा, महाराष्ट्र में मराठी बनाम हिंदी की सियासी जुबानी जंग और शिक्षा नीति पर उठा बवंडर। तीसरा, सेनेटरी पेट से शुरू हुई कांग्रेस की महिला नीति जो अब चुनावी रण में बवाल का मुद्दा बन चुकी है। और अंत में करेंगे उन चीखों की जो पहाड़ों के मलबे में दबी हुई हैं, उन आंसुओं की जो उफनती नदियों के साथ बह रही हैं, और उस लाचारी की जो हिमाचल और उत्तराखंड के गांव, कस्बों और सड़कों पर पसरी पड़ी है। लेकिन इससे पहले आइए नजर डालते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर। भाजपा जाए तो कानून व्यवस्था आए, अखिलेश यादव का सरकार पर निशाना। बिहार की मूल निवासी महिलाओं को सरकारी नौकरी में 35% आरक्षण। नीतीश कैबिनेट में 43 प्रस्तावों पर लगी मोहर। उत्तर प्रदेश में धर्मांतरण गिरोह चलाने वाले जलालुद्दीन की संपत्ति को जब्त करेगी योगी सरकार, सीएम ने खुद किया ऐलान। पीएसी बैठक में एयर इंडिया हादसे पर चर्चा, सांसदों ने निजी एयरलाइंस की कार्यशैली पर उठाए सवाल। मैसूर में तेज रफ्तार हायाबुसा सवार ने जोमेटो डिलीवरी बॉय को टक्कर मारी, दोनों की मौत। खड़गे ने राष्ट्रपति मुर्मू के खिलाफ किया आपत्तिजनक शब्दों का इस्तेमाल, भाजपा ने की माफी की मांग। बिल्डर ने कराई पटना में गोपाल खेमका की हत्या, आरोपी अशोक शाह गिरफ्तार। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव के पिता का निधन, पिछले कुछ समय से थे बीमार। सोने चांदी के भाव में बड़ा बदलाव, 98,000 रुपए पहुंचा 24 कैरेट गोल्ड। हरे निशान पर बंद हुआ बाजार, सेंसेक्स 270 अंक चढ़ा, निफ्टी 25,500 के पार। तो चलिए शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला और बात करते हैं अपनी पहली खबर के बारे में। केंद्रीय मंत्री और लोक जनशक्ति पार्टी यानी रामविलास के अध्यक्ष चिराग पासवान अक्सर अपने बयानों और आचरण से सनसनी पैदा करते रहते हैं। महीने भर से वे सियासी शिफुफा से लोगों को भ्रम में डाल रहे हैं। शाहबाद के भोजपुर में उन्होंने सभा की, इसके बाद कई जगह पर भी उन्होंने सभा को संबोधित किया। वहीं सारण में रविवार को उन्होंने सभा की और सभा ने ही उन्हें एक ऐसा ऐलान कर दिया जिसने एनडीए की मुश्किलें बढ़ा दी। जी हां, चिराग पासवान ने बिहार विधानसभा चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया। वह विधानसभा की सभी 243 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे। एनडीए को मजबूत बनाने के लिए वे खुद विधानसभा का चुनाव लड़ सकते हैं, लेकिन उनकी बातों से एनडीए समर्थक कंफ्यूज हैं। वो समझ ही नहीं पा रहे हैं कि चिराग जब सभी सीटों पर चुनाव लड़ेंगे तो एनडीए के बाकी दल क्या करेंगे। चिराग ये भी कहते हैं कि वे शेर के बेटे हैं, किसी से डरते नहीं। सवाल है कि ये चेतावनी वे किसे दे रहे हैं, कौन उन्हें डरा रहा है। वे बिहार को विकसित बनाने के लिए आखिरी दम तक प्रयास करने की बात करते हैं। उन्हें ये मौका तो तभी मिलेगा जब सीएम की कुर्सी मिले। ऐसे में किसी को ये बात समझ में नहीं आ रही कि वे आखिर चाहते क्या हैं। आपको बता दें, चिराग पासवान का ये बयान विपक्षी दलों के लिए कम बल्कि एनडीए के लिए मुश्किल बढ़ा रहा है। दरअसल जब पिछली बार जेडीयू बीजेपी से अलग हुई थी, तब उसने आरोप लगाया था कि चिराग पासवान के जरिए नीतीश कुमार की पार्टी को नुकसान पहुंचाया गया। दरअसल 2020 के विधानसभा चुनाव में चिराग पासवान ने अकेले चुनाव लड़ा था, हालांकि वह केंद्र में एनडीए का हिस्सा थे। चिराग पासवान की पार्टी 135 सीटों पर चुनाव लड़ी थी, जिसमें से केवल एक सीट पर उसे जीत मिली थी। हालांकि चिराग पासवान की पार्टी को बिहार में 5.66% वोट मिले थे। चिराग पासवान ने बीजेपी के खिलाफ उम्मीदवार नहीं उतारे थे, लेकिन जेडीयू के खिलाफ उम्मीदवार उतारे थे, जिससे जेडीयू को काफी नुकसान हुआ था और उसे महज 43 सीटें ही मिली थीं। इस बार भी चिराग भले ही जेडीयू और बीजेपी के साथ गठबंधन में हो, लेकिन उनके निशाने पर बिहार सरकार हमेशा रहती है। वे नीतीश कुमार को घेरने का कोई भी मौका नहीं छोड़ते। हाल ही में जब बिहार में
व्यापारी गोपाल खेमका की हत्या हुई तब भी चिराग ने नीतीश सरकार को घेरा। उन्होंने कहा कि ये घटनाएं उस सरकार में हो रही हैं जिसकी पहचान सुशासन की है और मैं भी उस सरकार का समर्थन कर रहा हूं। चिराग पासवान ने साफ कहा कि अगर इतने पॉश इलाके में ऐसी घटना होती है तो ये बेहद गंभीर मामला है और ऐसी घटना हमारी चिंता बढ़ाती हैं। इस मुद्दे के बहाने चिराग ने कहीं ना कहीं प्रदेश की कानून व्यवस्था पर सवाल उठाया। आपको बता दें कि पुलिस गृह मंत्रालय के अंदर आती है और उसका जिम्मा भी नीतीश कुमार के पास ही है। सूत्र बताते हैं कि चिराग पासवान गठबंधन में अधिक सीटें पाने के लिए दबाव बना रहे हैं। दरअसल एनडीए में बीजेपी, जेडीयू, एलजेपी, रामविलास के अलावा जीतन राम मांझी की हिंदुस्तान आवाम मोर्चा और उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी भी शामिल है। चिराग पासवान की कोशिश है कि वे गठबंधन में रहकर अधिक से अधिक सीटों पर अपना दबाव बना सकें। चिराग पासवान लगातार बिहार में रैली कर रहे हैं और उनका नारा बिहार फर्स्ट और बिहारी फर्स्ट है। वहीं भारतीय जनता पार्टी और जेडीयू चिराग पासवान की ऐसी हरकतों पर खामोश हैं। देखा जाए तो चिराग पासवान की सियासत फिलहाल दोहराए पर खड़ी नजर आती है। एक ओर वे खुद को एनडीए का हिस्सा बताते हैं, वहीं दूसरी ओर उनके तेवर और बयानों से सहयोगी दलों की मुश्किलें बढ़ती दिख रही हैं। विधानसभा की सभी 243 सीटों पर लड़ने का ऐलान सिर्फ चुनावी रणनीति नहीं बल्कि एक सियासी संदेश भी है कि चिराग अब सिर्फ सहयोगी नहीं बल्कि दावेदार भी बनना चाहते हैं। उनकी बढ़ती सक्रियता नीतीश सरकार पर लगातार हमले और बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट का नारा ये संकेत दे रहा है कि वे अपनी पहचान गठबंधन के भीतर सीमित रखने को तैयार नहीं हैं। ऐसे में यह देखना दिलचस्प होगा कि एनडीए के नए घटक खासकर जेडीयू और बीजेपी आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर क्या रुख अपनाते हैं। बहरहाल चिराग पासवान की इस रणनीतिक चाल ने बिहार की राजनीति में हलचल तो मचा ही दी है, पर आने वाले दिनों में ये साफ होगा कि वे इस हलचल को किस दिशा में ले जाते हैं, ताकत बनने की ओर या ताकत की ओर। खैर, इसी के साथ खबरें अब तक में बढ़ेंगे अगले मुद्दे की तरफ। महाराष्ट्र की राजनीति में भाषा का सवाल कोई नया नहीं, लेकिन इस बार 3 भाषा नीति के बहाने जो सियासी भूचाल आया है उसने एक बार फिर मराठी बनाम हिंदी की बहस को जुलत बना दिया है। अप्रैल और जून में आए शिलाए शिक्षा विभाग के 2 जीआरएस ने महज शैक्षणिक व्यवस्था ही नहीं बदली बल्कि भाजपा नेतृत्व वाली सरकार की राजनीतिक रणनीति, विपक्ष की मराठी अस्मिता की हुकार और क्षेत्रीय दलों की सांस्कृतिक ध्रुवीकरण की कोशिश को भी उजागर कर दिया। आपको बताते चले, महाराष्ट्र की सियासत में एक बार फिर भाषा की लहर है, लेकिन इस बार मुद्दा स्कूलों से उठा और सीधे विधानसभा तक जा पहुंचा। सवाल है, क्या हिंदी थोपने की कोशिश की जा रही है या ये सिर्फ एक शैक्षिक सुधार है? और सबसे अहम, ये मराठी अस्मिता पर चोट हो रही है। सरकार के एक जीआरएस ने महाराष्ट्र की राजनीति में उबाल ला दिया है। अप्रैल और जून में जारी जीआरएस के मुताबिक कक्षा 1 से 5 तक की हिंदी को तीसरी अनिवार्य भाषा के रूप में पढ़ाया जाना था, लेकिन इस फैसले पर मचा बवाल अब राजनीतिक अखाड़ा बन गया है। एक बड़ी हिंदी भाषी आबादी होने के बावजूद महाराष्ट्र में हिंदी को लेकर विरोध को हवा मिलती रही है। वजह है मराठी पहचान पर जोर। स्थानीय राजनीतिक दल इसे मुद्दा बनाते आए हैं। महाराष्ट्र में ये हिंदी अवरोध आज भी की नई बात नहीं है, बल्कि 50 के दशक से चला आ रहा है, जो सियासी वजह से रह रहकर उफान मारता रहता है। 50 के दशक में तत्कालीन बॉम्बे स्टेट, जिसमें आज का गुजरात और उत्तर पश्चिम कर्नाटक भी आता है, वहां एक अलग मराठी भाषाई राज्य बनाने की मांग को लेकर संयुक्त महाराष्ट्र आंदोलन शुरू हुआ था। 60 के दशक में आंदोलन का असर दिखा। वहीं मराठी भाषा को लेकर ताज़ा विवाद उस साल मार्च में शुरू हुआ, जब आरएसएस के वरिष्ठ नेता सुरेश भैयाजी जोशी ने कहा कि मुंबई की एक भाषा नहीं है और ये ज़रूरी नहीं कि मुंबई आने वाले हर व्यक्ति को मराठी सीखनी पड़े। इस बयान पर विपक्षी महाविकास आघाड़ी के दल बिखर गए। खुद महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि मराठी राज्य की संस्कृति, इसे सीखना हर नागरिक का कर्तव्य है।
इसके अगले ही महीने अप्रैल में फडणवीस सरकार ने एक आदेश जारी किया जिसमें अंग्रेजी और मराठी मीडियम के स्कूलों में पहली से 5वीं क्लास के छात्रों के लिए हिंदी को तीसरी अनिवार्य भाषा बना दिया गया। फिर क्या था? विपक्षी दलों शिवसेना, यूवीटी, एनपीसी, शरद पवार और विरोध के लिए नया बारूद मिल गया। उन्होंने इसे स्थानीय पहचान को कमजोर करने की साजिश करार दिया और राष्ट्रीय एकता की आड़ में सांस्कृतिक एकरूपता को बढ़ावा देने की कोशिश बताया। विरोध को हवा मिली और नतीजा ये हुआ कि महाराष्ट्र सरकार को प्राथमिक स्कूलों में 3 भाषा के फार्मूले को वापस लेने को मजबूर होना पड़ा। देखा जाए तो एक बार फिर महाराष्ट्र में भाषा से सिर्फ पाठ्यक्रम ही नहीं बदला बल्कि राजनीतिक समीकरण भी हिला दिए गए। मराठी बनाम हिंदी की बहस ने यह साफ कर दिया कि राज्य की सियासत में भाषा महज संवाद का माध्यम नहीं बल्कि अस्मिता, पहचान और वोट बैंक की चाबी बन चुकी है। सरकार को बैकफुट पर आना पड़ा। विपक्ष ने सियासी जमीन मजबूत की और क्षेत्रीय दलों को एक बार फिर भावनात्मक मुद्दा मिल गया। अब सबकी नजरें टिकी हैं उस समिति की रिपोर्ट पर जो तय करेगी कि शिक्षा की नई भाषा क्या होगी। लेकिन महाराष्ट्र की राजनीति में भाषा की ये लड़ाई अभी थमी नहीं, ये बस अगली रणनीति की तैयारी में है। खैर इसी के साथ खबरें अब तक में बढ़ेंगे अगले मुद्दे की तरफ। बिहार के चुनावी रण में अब बात महिला सशक्तिकरण से आगे बढ़कर सेनेटरी सियासत तक जा पहुंची है। कांग्रेस ने सादगी से जो शुरुआत की वही अब विपक्ष की हंसी और सियासत तंज का मुद्दा बन गई है। जी हां, वजह है सेनेटरी पैड पर पैडमैन बने राहुल गांधी की तस्वीर। दरअसल बिहार विधानसभा चुनाव में अब सेनेटरी पैड बांटे जाने को लेकर विवाद गर्मा गया है। सेनेटरी पैड के पैकेट पर कांग्रेस नेता राहुल गांधी की तस्वीर छपी है। इसको लेकर भारतीय जनता पार्टी ने आपत्ति जताई है और ये कोई आम पैकेट नहीं, इसमें सिर्फ सेनेटरी पैड नहीं बल्कि एक चुनावी वायदा और मजबूत सारी राजनीतिक संभावनाएं बंद हैं। कांग्रेस की प्रियदर्शनी उड़ान योजना के तहत 5 लाख महिलाओं को सेनेटरी पैड बांटे जा रहे हैं और उस पर छिपी है राहुल गांधी की मुस्कुराती तस्वीर। स्लोगन भी है नारी न्याय, महिला सम्मान और वायदा। हर महिला को 2500 रुपए देने का नगद लाभ। लेकिन कांग्रेस की इस रणनीति पर अब विवाद खड़ा हो गया है। बीजेपी ने इसे महिलाओं का अपमान बताया है। पार्टी प्रवक्ता प्रदीप भंडारी ने सीधे कहा, सेनेटरी पैड पर राहुल गांधी की तस्वीर लगाना कांग्रेस की महिला विरोधी मानसिकता का सबूत है। वहीं कांग्रेस का कहना है ये महिलाओं के सम्मान की उड़ान है। पार्टी इसे मासिक धर्म स्वच्छता से जुड़ा सामाजिक संदेश बता रही है, ना कि प्रचार का हथकंडा। देखा जाए तो बिहार में कांग्रेस की चुनावी रणनीति पैडमैन फिल्म से प्रेरित होकर महिला मतदाताओं को लुभावने के लिए है। अखिल भारतीय महिला कांग्रेस द्वारा एक विशेष अभियान शुरू किया गया है। इसके तहत 5 लाख महिलाओं को मुफ्त सेनेटरी पैड वितरित किए जाएंगे। इस सेनेटरी पैड के पैकेट पर कांग्रेस नेता राहुल गांधी की तस्वीर छपी है। इसमें नारी न्याय, महिला सम्मान का स्लोगन लिखा हुआ है। साथ ही सेनेटरी पैड के पैकेट पर जरूरतमंद परिवारों की महिलाओं को 2500 रुपए प्रति माह दिए जाने का वायदा किया गया है। बिहार विधानसभा चुनाव राजनीतिक दलों द्वारा महिलाओं से किए जा रहे वायदों पर ध्यान केंद्रित हो गया। महिलाओं के मुद्दे चुनाव परिणाम में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने की उम्मीद है। आपको बता दें कि बिहार विधानसभा चुनाव में कांग्रेस का चुनावी वायदा है कि वंचित परिवारों की महिलाओं को 2500 रुपए प्रति माह दिए जाएंगे। विपक्षी महागठबंधन ने सत्ता में आने पर भाई बहन मान योजना के तहत महिलाओं के बैंक खाते में 2500 रुपए मासिक नगद हस्तांतरण का वायदा किया है। जाहिर है बिहार चुनाव में इस बार महिला मतदाता सबसे अहम भूमिका निभाने वाली हैं। वहीं सेनेटरी पैड से शुरू हुआ अभियान अब चुनावी अखाड़े में एक बड़ा नैरेटिव बन चुका है। वायदा, विरोध और वोट की पूरी कहानी महिला मतदाताओं को साधने के इस नए पैकेज में कौन कितना सफल होगा ये तो नतीजे ही बताएंगे। लेकिन फिलहाल राहुल गांधी पर लगे पैडमैन टैग ने सियासी तापमान जरूर बढ़ा दिया है। खैर जाते जाते आपको आज के एक और अहम मुद्दे से रूबरू करा देते हैं।
पहाड़ टूटे, सड़कें बहीं, बादल फटा, नदियां उफान पर। हिमाचल में मानसून की बारिश में हर तरफ तबाही का ऐसा ही भयावह मंजर देखने को मिल रहा है। मानसून ने दस्तक क्या दी कि पहाड़ों के मलबे में दफन चीखें और उफनती नदियों के तांडव के बीच हिमाचल फिर से करहाने लगा है। बादल फटने से लेकर भूस्खलन और उपनाती नदियों के कहर ने हिमाचल में इंसानी जिंदगियों के साथ हजारों करोड़ की संपत्ति को भी ले लिया है। प्रकृति के रौद्र रूप के सामने सब बेबस हो जाते हैं, मगर सवाल वही, क्या ये महज कुदरत का प्रकोप है या फिर हमने खुद अपने हाथों से ये तबाही लिखी है। साल 2023 की भयावह बारिशें अभी धुंधली भी नहीं पड़ी थीं जब 400 से ज़्यादा लोगों की जान चली गई थी, 10,000 करोड़ का नुकसान हुआ था। 2025 फिर वैसी ही तबाही का मंजर लेकर आया है। दरअसल ये हाल तब है जब मानसून पीक पर नहीं पहुंचा। जब मानसून पीक पर होगा तब कुदरत कैसा कहर भर पाएगी, इसके बारे में सोचकर ही रूह कांप उठती है। हिमाचल भारी बारिश व बदलाव फटने की घटनाओं में अब तक 48 लोगों की मौत हो चुकी है, वहीं 37 लोग अभी भी लापता हैं, जबकि 115 लोग घायल हुए हैं। हिमाचल प्रदेश में 2 नेशनल हाईवे सहित 243 सड़कें और 278 बिजली के ट्रांसफार्मर ठप पड़े हैं। 261 पानी की परियोजनाएं बंद पड़ी हैं। स्थिति की गंभीरता को देखते हुए चमोली जिला प्रशासन ने स्कूलों में अवकाश घोषित कर दिया है। सुरक्षा के मद्देनजर प्रशासन ने गाड़ियों को सुरक्षित स्थानों पर रोक दिया है। प्रशासन की ये चेतावनी ऐसे समय में आई है जब हाल ही में जिले के कई हिस्से में बादल फटने और जल भराव की घटनाएं सामने आ चुकी हैं। इन घटनाओं ने सबक लेते हुए जिला प्रशासन किसी प्रकार की लापरवाही नहीं बरतना चाहता। हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड दोनों ही राज्यों में मौसम विभाग ने ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। अगले कुछ दिनों तक पहाड़ी इलाकों में भारी बारिश की संभावना जताई गई है। हमारी आप सभी दर्शकों से अपील है कि पहाड़ों पर फिलहाल यात्रा टालें, अफवाहों पर न जाएं, केवल प्रशासन और मौसम विभाग की सलाह मानें। ऐसे किसी भी व्यक्ति या परिवार की मदद करें जो इस आपदा से प्रभावित हुआ हो। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत, कल फिर आपसे मुलाकात होगी। तब तक आप बने रहिए सी न्यूज़ भारत के साथ। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।